नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये आपने जरूर सुना होगा। चलिए एक और पूछता हूं। रविदास जन्म में कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डार है, ओछ कर्म का कीच। सुना है? जरूर सुना होगा। ये भी जरूर सुना होगा, जाति जात में जात है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जोड़िए, जब तक जाति न जात। ये तीनों वाक्य महासंत रविदास ने कहे हैं। वही रविदास जिनके नाम पर बने एक भवन में चंडीगढ़ में महापंचायत हो रही है। रविदास ऐसे महान संत थे जिन्होंने जो बातें आज से करीब 650 बरस पहले कही, वो आज भी उतनी ही मौजू हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उस दौर में थी। रविदास ने अपनी जिंदगी में हमेशा इंसान को इंसान समझने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई व्यक्ति नीच नहीं होता और बिना गुण के कोई व्यक्ति उच्च नहीं होता। और अपनी इन्हीं बातों की वजह से रविदास धर्म की दीवार को फांद गए, धर्म की दीवार को तोड़ गए और उनकी बातों को गुरु गुरु महाराजों ने गुरु ग्रंथ साहब में लिया। धर्म की दीवार तो वो तोड़ गए रविदास, लेकिन जाति को नहीं तोड़ पाए। आज भी गुरु रविदास के नाम पर छुट्टी तो होती है, उनके नाम पर प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकार छुट्टियां तो घोषित करती हैं, लेकिन रविदास को मानने वाले लोग आज भी कहते हैं कि उनके साथ बराबरी का सलूक नहीं हो रहा है। एक अफसर आईपीएस पूर्ण कुमार, जो बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद उस पद पर पहुंचा था, जो पद हिंदुस्तान के तमाम लोगों का एक सपना है, वो उस पद पर तो पहुंच गए, लेकिन उनको उस पद पर पहुंचने के बावजूद वो सम्मान, वो मान हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। और उसके पीछे उनकी मेहनत कारण नहीं था, उसके पीछे उनकी पढ़ाई कारण नहीं था, उसके पीछे उनका जन्म कारण था, उसके पीछे कारण था उनकी जाति। वो अपने फाइनल नोट में जब लिखते हैं कि उनको एक मंदिर में जाने से रोका गया, तो हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक जाता है। आजादी के 8 दशक बाद भी, आज भी क्या हम लोग उसी जीवन को जी रहे हैं जो मध्यकालीन भारत का हिस्सा था? आज भी क्या हम लोग जाति के उस तंत्र से बाहर नहीं निकल पाए जिसे हमें आज बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए था? लेकिन ये जो सच्चाई है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं अपने फाइनल नोट में, उनको देखकर किसी भी हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक जाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि उन्होंने जो आरोप लगाए वो 100% सही हैं, उनकी जांच होने की जरूरत है और उम्मीद है हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ पुलिस उन तमाम आरोपों की जांच करेगी। लेकिन जो पहली दृष्टया जो बातें दिख रही हैं, और समाज में हमने एक और उदाहरण देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया, और वैसा ही एग्जाम्पल हम लोगों को रोज देखने को मिलते हैं जब जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन विजिबल है, हर जगह दिखता है। खैर, हम लोग बात करेंगे आईपीएस पूर्ण कुमार की। आईपीएस पूर्ण कुमार जो हैं, वो उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक हैरानी की बात सामने आई। खबर यह आई कि 5 या 6 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 2 मंत्री शामिल थे, हरियाणा सरकार ने उनको भेजा बातचीत करने के लिए वो लोग गए। और बातचीत करने के लिए जो लोग गए थे, उनमें शामिल कौन कौन थे? 2 मंत्री, कृष्ण बेदी और कृष्णलाल पंवार, 2 मंत्री। और कुछ नौकरशाह। वो कौन थे? एक राजेश खुल्लर, एक अनुराग रस्तोगी और शायद सुमिता मिश्रा, और 1-2 लोग और थे। ये इस अखबार में छपी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप जानते हैं। और इसमें बड़े सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार हैं मनवीर सैनी, उन्होंने खबर लिखी है। खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं।
No consensus was reached between Haryana government's representatives and the family of late IPS officer Y Puran Kumar till Saturday midnight. आधी रात तक की बात कर रहे हैं. A high-level meeting was held at the residence of IAS officer Amneet P. Kumar, wife of Puran Kumar, where Cabinet Minister Krishna Bedi, Krishnalal Pawar, along with Chief Secretary Anurag Rastogi, Chief Minister's Principal Secretary Rajesh Khullar, Principal Secretary Rajshekhar Wundru met with the grieving family. अब ये दो नाम जो हैं, राजेश खुल्लर और अनुराग रस्तोगी, चलिए राजेश खुल्लर को छोड़ देते हैं. अनुराग रस्तोगी जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इस बैठक का हिस्सा थे. चंडीगढ़ पुलिस ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने बताया था कि जो फाइनल नोट में जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों का फाइनल नोट में नाम है, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन सब के नाम एफआईआर में है. उस फाइनल नोट में तो नाम इन दोनों अधिकारियों के भी हैं. क्या जिन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, अभी तक नाम सार्वजनिक नहीं हुए, एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, फाइनल नोट के हिसाब से दिया गया है. अब हमको पता नहीं फाइनल नोट में किस बेस पे माना गया है कि कौन आरोपी है और कौन रेफरेंस पॉइंट पे दिया गया है, लेकिन उस नोट में नाम तो इन दोनों के भी हैं. राजेश खुल्लर का नाम उसमें है और अनुराग रस्तोगी जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका नाम भी है. तो क्या इनके खिलाफ भी एफआईआर है? और इनके खिलाफ भी अगर एफआईआर है, तो क्या जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर है, अब वही इस मामले में बीच बचाव कर रहा है या वही समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है? ये एक अजीब और गरीब कहानी इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों को देखने को मिल रही है. अब सच्चाई तो सामने आएगी. एसपी विजारनिया, नरेंद्र विजारनिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े ईमानदार अधिकारी हैं. हो सकता है होंगे, हो सकता है आईपीएस पूरण कुमार भी ईमानदार हो सकता है ना हो, लेकिन यह सवाल ईमानदारी और बेईमानी का नहीं है. यह सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं था, अगर आईपीएस पूरण कुमार के कई सारे वीडियोस या उनके एसेट्स के बारे में आजकल खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, अगर वो आईपीएस पूरण कुमार भ्रष्ट अधिकारी थे जिसका हमको मालूम नहीं है, तो भैया सरकार ने जांच क्यों नहीं करी? आपने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अभी तक नौकरी पर क्यों रहने दिया? अगर वो भ्रष्ट नहीं थे तो ये जो मीडिया में फैलाया जा रहा है, इनको रोका जाना चाहिए. एक, अगर नरेंद्र विजारनिया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, बिल्कुल होंगे, तो ईमानदार जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच हो रही है. जांच तो होगी, जांच होने पर वो सब पाक साफ निकल के आएंगे. लेकिन इस तरह का माहौल बना के ये लामबंदी जो की जा रही है नौकरशाही में, इससे किसको लाभ होगा? नरेंद्र विजारनिया को एक बढ़िया ऑफिसर माना जा रहा है. उम्मीद है कि वो अच्छे ऑफिसर होंगे, और मैं तो कहता हूं हरियाणा में कोई खराब ऑफिसर होगा ही नहीं. सारे अधिकारी बढ़िया होंगे, अच्छे अफसर होंगे. लेकिन जब इस तरह के आरोप किसी अधिकारी पर लग रहे हैं, तो उस पर जांच करना तो न्याय संगत है, वो तो न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा है. लेकिन सवाल यह है, नरेंद्र विजारनिया इन सब अफसरों में जिनका नाम वहां पर इंगित किया गया है, सबसे जूनियर अधिकारी हैं. आईपीएस हैं लेकिन बहुत जूनियर अधिकारी हैं. उनके ऊपर गाज गिरा के सरकार क्या दिखाना चाहती है? उनका जो तबादला कर दिया है या उनको वहां से पद से हटा दिया है, उससे सरकार क्या दिखा रही है कि न्याय हो गया? मुख्य न्याय की जो बात की जा रही है, वो जो दो लोगों के खिलाफ जो भी मांग की जा रही है, उस मांग पर अभी तक सरकार और विक्टिम का जो परिवार है उसके बीच सहमति नहीं बनी. और ये जो जितनी भी अफवाहें या जितनी भी बातें कही जा रही हैं, इन सब का यही है कि अगर आईपीएस वाई पूरण कुमार भ्रष्ट थे तो उनके खिलाफ क्यों कोई जांच नहीं हुई इतने सालों में? क्योंकि 2001, और वो खाली ये सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. 2001 बैच के अधिकारी थे, उसके उस वक्त चौटाला सरकार थी, उसके बाद हुड्डा सरकार आई, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने और अब नायब सिंह सैनी है. तो ये चारों मुख्यमंत्री कहां क्या कर रहे थे? इन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी की जांच क्यों नहीं की? अगर वो भ्रष्ट थे तो, और अगर वो भ्रष्ट नहीं थे तो क्या ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? और क्या अगर एस विजारनिया जो हैं वो ईमानदार अधिकारी हैं, तो क्या उनको जो फंसाया जा रहा है, क्या वो अकेले इस काम के जिम्मेदार हैं? बाकी जो अधिकारी जिनका नाम इस लिस्ट में है, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि वो सबसे जूनियर अधिकारी हैं, क्या इसलिए इनको फंसा दिया गया है और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा उनको बलि का बकरा बनाकर? ये जो कहानी है ये उलझती जा रही है.
इसका जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए ताकि सारी स्थिति क्लियर हो, साफ-साफ हो और जिस व्यक्ति को जो विक्टिम है उसके परिवार को न्याय मिले। अगर विक्टिम विचारणीय है तो उनको न्याय मिले, अगर विक्टिम शत्रुजीत कपूर है तो उनको न्याय मिले और अगर विक्टिम पूरन कुमार का परिवार है तो उनको न्याय मिले, लेकिन न्याय मिले और न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।